Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के 100 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. सो स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जरूर अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं. इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ साथ मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ, ताकि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं तो वो भी साथ साथ में ही क्लियर होते रहें. तो इसी के साथ फिर शुरू करते हैं सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन व्हाट ईयर. सो देखिए, तक्षशिला एक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि पहले पंजाब में होती थी, बट विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में अभी है. लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती. इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया है. तो कौन से ईयर में इसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा है. ऑप्शन है 1980, 1990, 92 या फिर 78. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1980. तो बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी जिसको कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया है अभी, तो इसीलिए ये यूनिवर्सिटी के रूप में काम नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं कि फाइनल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन क्वेश्चन बैंक में लेकर आई हूं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे. हर एक यूनिट में 500 प्लस क्वेश्चंस हैं, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हर एक यूनिट से स्टूडेंट्स अगर आप 100 क्वेश्चंस भी इस टाइम पर पढ़ लेते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड कैसे आपकी तैयारी चल रही है. गारंटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे गए हैं. इसको ज्वाइन करने के लिए गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड एक ही बार आपको फीस देनी होगी. देख सकते हो आप लोग, यूनिट वाइज आपको इस तरीके से पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं. इजीली मोबाइल फोन में इन पीडीएफ को आप डाउनलोड करके कभी भी पढ़ सकते हो. अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको NIRF कहा जाता है, ऑफ MHRD रिलीज्ड इन 2023, which institution occupied the number 1 slot in India? Okay, so इस क्वेश्चन में कहा है NIRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ये इंडियन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज जितनी भी है हर साल उनको रैंक देता है. तो इसमें पूछा है कि 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन सी आई है. अब आप लोग इसके लिए 2024 का डेटा अगर ढूंढ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट 2023 का डेटा ही फिलहाल आया है. साल के एंड में इसकी रिपोर्ट आती है. ओके, सो टॉप यूनिवर्सिटी आई थी IIT मद्रास. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में टॉप कॉलेज कौन सा आया था. 2023 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है, फार्मेसी की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी. तो हर एक की अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है जिसमें एटलीस्ट टॉप 3 आपको जरूर पढ़ने हैं. तो ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आप लोगों को ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. इस टेलीग्राम ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आप लोगों के साथ जो भी लिस्ट है NIRF की वो जरूर शेयर करूंगी. आप लोग जैसे HPSET वाले बच्चे हैं या कोई भी स्टेट वाले हैं, आप देखोगे 2018 में भी आया था कि बेस्ट कॉलेज NIRF के हिसाब से कौन था. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए स्टेट वाइज या कैटेगरी वाइज जो भी लिस्ट है वो आपको इस टेलीग्राम में मिल जाएंगी. The act of incorporation passed by Lord Canning in February 1857 provided by the establishment of which of the following universities. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये एक्ट और ये सब चीजें ऐड की है. आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पढ़ना है कि 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी. ठीक है, तो 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. तो A, C एंड D इज द करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन में ना आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी करके पूछे जाते हैं, बस होता उनमें कुछ भी नहीं है. बस अगर आपने 1857 पढ़ा होता और ये थोड़ा सा ऑप्शंस पर ध्यान दिया होता तो आपको समझ आ जाता कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. Who was the first chairman of UGC? So UGC को 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इसको कंसिडर किया गया था 1956 में. सो 1953 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था एंड उस समय इसके चेयरमैन थे SS भटनागर. और करंट चेयरमैन, अभी जो UGC के चेयरमैन है 2022 से, वो है M जगदीश कुमार. नेक्स्ट इज ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय NIRF आर व्हाट. सो देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया कि NIRF
रैंक देता है। अब रैंक देने के लिए वो अपनी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी तो नहीं चुनेंगे, वो कुछ पैरामीटर्स देखेंगे कि उस इंस्टीट्यूशन में टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज यानी कि पढ़ाई के लिए बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो वो कुछ फ्रेमवर्क्स को देखते हैं जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है? तो टोटल 5 फ्रेमवर्क्स को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें एक टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज है, दूसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, तीसरा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और अगला है पीयर परसेप्शन। ठीक है? यानी कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका फीडबैक क्या है? अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि बताइए, मैंने कहा आपको कि 5 पैरामीटर्स पर काम करता है। 4 पैरामीटर्स के नाम हमने यहाँ पर देख लिए। बताइए 5वां पैरामीटर क्या है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाना है। ठीक है? बहुविषयक। बहुविषयक का मतलब क्या होता है? जैसे पहले नॉन मेडिकल स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर्स ये 5 ऑप्शंस होते थे। मल्टीडिसिप्लिनरी के अंदर एनईपी ने बोला है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं नॉन मेडिकल के अंदर ही। ठीक है? तो इसमें बोला है कि इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने का टारगेट कब तक पूरा करने का एनईपी ने बोला है? तो वो बोला गया है कि 2040 तक ये टारगेट जरूर पूरा हो जाएगा। पर्पज ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू, सो देखो ये हायर एजुकेशन का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें कि गुरुकुल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। सो गुरुकुल क्या होते हैं? देखो, गुरुकुल मतलब टीचर का घर। तो गुरुकुल में क्या होता था कि स्टूडेंट सभी टीचर्स के घर में जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर पढ़ते थे और उन लोगों को अपने डेली जो सिलेबस होता है, इन सब चीजों के अलावा मंत्र पाठ, अपनी संस्कृति के बारे में और भी एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है? सो गुरुकुल क्यों बनाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस, यानी कि सभी बच्चों में समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल एजुकेशन जो है वो बनाई जाती थी। जो भी एक बच्चा सीखना चाहता है, चाहे वो संस्कृत है, अपने मैथ्स है, मेटाफिजिक्स है या फिर जनरल लाइफ के रूल्स अगर वो सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ गुरुकुल में उन स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटी इज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑन ऑल द लेवल्स ऑफ एजुकेशन? सो वो कौन सी कमेटी थी जिसने शिक्षा के सभी स्तरों के ऊपर ध्यान दिया था? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको आना चाहिए, वो थी कोठारी कमीशन। ओके, सो कोठारी कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोठारी कमीशन 1964 से लेकर के 66 के बीच में हुआ था एंड इट वाज सेट अप बाय और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी, इसीलिए इनका नाम कोठारी कमीशन रखा गया था। ठीक है? इस कमीशन के हिसाब से एजुकेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी, सोशल डेवलपमेंट, नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करने, इन सब चीजों की डेवलपमेंट के लिए बना होनी चाहिए। ठीक है? सो यही सब चीजें इस कमीशन के अंदर कही थी कि एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों को भी ध्यान में रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम राधा कृष्णन कमीशन की बात करते हैं, सो राधा कृष्णन कमीशन आया था 1948 से लेकर के 49 के बीच में। इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये बोला गया था कि यूनिवर्सिटीज जो है वो पॉलिटिक्स, लीडरशिप प्रोवाइड करवाती हैं, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती हैं एंड द एम ऑफ दिस कमीशन शुड बी टू प्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एडवेंचर्स। ठीक है? सो बच्चे को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने या फालतू चीजें नहीं बतानी है, उनका इंटेलिजेंस लेवल कैसे डेवलप किया जाए, ये इस कमीशन के अंदर कहा गया था। नेक्स्ट आ जाता है मुदलियार कमीशन। ये आया था आपका 1952 से लेकर के 1953 के बीच में। ठीक है? सो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। ठीक है? इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें ये बोला जाता था कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है, वो एक सेकेंडरी स्टेज में इंस्ट्रक्शंस का माध्यम होना चाहिए, यानी कि अपनी मदर टंग जिस भी स्टेट में, जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में आप रह रहे हो, वहां पर अपनी जो भाषा है उस स्टेट की, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है? एंड इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। जूनियर बेसिक स्टेज पर बच्चों को ये 2 लैंग्वेजेस जरूर आनी ही चाहिए। इसके बाद तीसरा कमीशन आ जाता है आचार्य राममूर्ति समिति। सो ये 1990 में आया था
ठीक है। आचार्य राममूर्ति ने 1990 मई के मंथ में 1990 में इसको जो है इस कमेटी की चेयरमैनशिप रखी थी। एंड इसमें बोला गया था कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड internal monitoring of all school based programs for women's education should be handed over educational complexes in पंचायती राज framework। so इसमें बोला गया था कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन को हैंडल करने की बात है, वो सारी की सारी पंचायती राज के अंदर आनी चाहिए। ओके, सो ये थे 4 इंपॉर्टेंट कमीशंस। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, Which of the following statement represents the main functions of UGC? So इस क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, अगर ये जितने भी कमीशन हैं इनके अलावा भी बहुत लिस्ट है कमीशन की, आप सभी चाहते हो कि उन सब पर मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊं जिसमें ट्रिक्स के साथ हर एक कमीशन आपको याद करना भी मैं बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शन ऑफ यूजीसी? यूजीसी का मेन फंक्शन क्या है? करेक्ट आंसर पर जाते हैं, वो है रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि संस्थानों की मान्यता प्रोवाइड करवाना। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो उनका मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो गुणवत्ता है, उसको मेंटेन करके रखना। और लास्ट है गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस, इसका नाम ही बोलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को ये ग्रांट प्रोवाइड करवाने में मदद करता है। ओके, यूनिवर्सिटीज के बीच में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी ये हमें प्रोवाइड करवाता है, इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन देता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होती है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वो सब ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The main aim of faculty recharge scheme of UGC was to, so UGC के द्वारा एक स्कीम बनाई गई थी जिसका नाम था फैकल्टी रिचार्ज। ठीक है, सो फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम क्या बोलता था? द यूजीसी had initiated this remedial program of faculty recruitment after taking recognizance of the decline in research output। so देखो, रिसर्च में जो आउटपुट होती है, रिसर्च का जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत लो जा रहे थे, बहुत डाउन जा रहे थे हमारी कंट्री में। इसी चीज को लेकर के ये पॉलिसी बनाई गई, ये स्कीम बनाई गई, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। ठीक है, इसमें यही इन्होंने चेक करना था कि फैकल्टी की जो शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, और जो डिक्लाइन आ रहा है रिसर्च के फील्ड में, उसको कैसे हम लोग कवर अप करें। यूजीसी ने क्या किया है? कंटेम्पलेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 1000 फैकल्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्लेस देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्कीम के अंदर 1000 टीचर्स को जो है वो हायर किया गया, एंड जिस यूनिवर्सिटी में जितनी रिक्वायरमेंट थी वहां पर उसको रखा गया। सो करेक्ट आंसर है एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या बोलती है? ये जो है इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ मैनेजमेंट एंड द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो किसी भी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है, कार्यकारी परिषद जो है सबसे बड़ी, वो इसके अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन was established with which of the following aims? देखो सेम क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसमें इसके एम्स बताए गए हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को हायर एजुकेशन में प्रमोट करना, आइडेंटिफाइंग एंड सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ पोटेंशियल लर्निंग। ठीक है, सो पोटेंशियल लर्निंग जो होती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको आइडेंटिफाई और सस्टेन करना, यानी कि उसको लंबे समय तक रखना, बनाए रखना किसी चीज को। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की क्षमता में क्षमता का निर्माण करना भी यूजीसी कमीशन के अंदर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन? सो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के क्या क्या दोष हैं? ठीक है, सो इसमें दोष अगर देखें तो पहला है
प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में अभिजात्य वर्ग को बढ़ावा देना, जो पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर यहाँ पर सेक्शन, कैटेगरी को बढ़ावा दिया जाता है, वो यहाँ पर बोला गया है कि डीमेरिट्स है, जिसकी वजह से इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो उसके ग्लोबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वैश्वीकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तीसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ग्लोबल करिकुलम को यहाँ पर एक्सप्लोजर नहीं दिया जा रहा। अगर ये दे दिया जाता तो क्या होता, तो बहुत एक अच्छे लेवल पर हम लोग हायर एजुकेशन को अपने पहुंचा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है। रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, बताइए कि रूसा को कब लॉन्च किया गया और इसके करंट चेयरमैन कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में है टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, अपने जो राज्य संस्थान है उन सबकी क्वालिटी, उन सबकी गुणवत्ता जो है एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी कि जो आपके पास टीचर है वो एक अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं वो चेक करना। और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। सो देखो, इसका यही मतलब है कि जो पुराने कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड करके क्या करना, नए इंस्टीट्यूशंस को भी बनाना, नए कॉलेजेस को भी स्टार्टअप करना। तो ये सब चीजें रूसा के अंदर आती है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड, यानी कि जिन आधारों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव संवैधानिक रूप से निषेध है, कहां पर है। रिलीजन के आधार पर, क्या धर्म के आधार पर एडमिशंस का कोई चक्कर होता है, बिल्कुल होता है। सेक्स के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है, कि कौन मेल है कौन फीमेल है, किस तरह से आपका जेंडर है वो यहाँ पर आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, नेशनैलिटी का इतना है, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आ गया तो इसका मतलब है नेशनैलिटी को भी वहां पर काउंट किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा जो है, उसको इंडिया में और बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से गोल्स उन्होंने सेटअप करके रखे हैं। एक्सेस का मतलब है कि सब लोग कहीं से भी कभी भी उस एजुकेशन का, बेस्ट एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इक्विटी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। क्वालिटी और एक्सेलेंस, गुणवत्ता और उत्कृष्टता। उसके बाद आ जाता है रिलेवेंस, यानी कि रिलेटेड, जो आपके एम से, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चीजें हैं। लास्ट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, की जो एजुकेशन आपको दी जा रही है वो एक्चुअल में आपके लिए वैल्यूएबल हो, उसका बेनिफिट आप लोगों के लिए हो। कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन फिलहाल इनका गोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में है, वो स्टेट की लिस्ट में है। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास ना बहुत समय है तो ही आप पढ़िएगा, अदरवाइज इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जितने भी कमीशंस है वो आपको आने चाहिए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है, वो सब आपको पता होने चाहिए, कमीशंस पता होने चाहिए। इसमें आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। एनईपी 2020 जो है उसका पुराना डेटा और लेटेस्ट करंट अफेयर्स उसमें क्या चल रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ये क्या करती है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है, मूल्यांकन देती है यूनिवर्सिटीज को, क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटीज को। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। नैक का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, एक मूल्य प्रणाली को जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बनाना, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। ओके, सो ये है करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये अभी हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम बाकी है, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत मदद करेगी अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पर हमने बनाई है। डिटेल्ड वीडियो इन्हीं एमसीक्यूज पर भी है, आप वो भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट? सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है। ओके, सो ये करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है। सो सुप्रीम कोर्ट क्या है, यस एक टॉपिक ये भी आपको याद रखना है। यूजीसी हो गया, जैसे कि यूजीसी कब बना, कहाँ बना, कौन चेयरपर्सन है, क्या इनके गोल्स हैं, क्या टारगेट है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता उस टॉपिक में से। Which of the following statements explain the concept of gross enrollment ratio? So gross enrollment ratio का मतलब होता है total number of students divided by total number of children not admitted to the institution. छात्रों की कुल संख्या को संस्थान में भर्ती नहीं किए गए बच्चों की कुल संख्या से विभाजित करना। The report of which of the following education commission carries the subtitle Education for National Development? ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये किसने बोला था, ये बोला था मुदलियार कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, देखो यहाँ पर कितने सारे कमीशन के नाम है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, आप लोग पढ़ लीजिए, डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज पेड अटेंशन ऑन लेवल्स ऑफ एजुकेशन? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कोठारी कमीशन। ओके, the session of the parliament is summoned by whom? So it was summoned by the speaker of lok sabha. lok sabha के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये आहूत किया जाता है। स्वयं रेफर्स टू, स्वयं से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक कॉमन है टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, उसके बाद ये आपका आईसीटी में भी आता है और हायर एजुकेशन में भी आता है। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक्टिव लर्निंग के वेब्स का अध्ययन करना। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी अगर यही इंग्लिश में डेफिनेशन फुल फॉर्म इसकी देख लेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूरस्थ शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन कथन बिल्कुल सही है? सो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट सप्लीमेंट्स फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट बोला है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन का एक पूरक है, एक सप्लीमेंट है। दूसरा बोला जाता है इट रिप्लेसेस द फॉर्मल एजुकेशन, बिल्कुल सही, देखो ये उसका सप्लीमेंट भी है और उसको रिप्लेस भी करता है। इट एनहांसेस द एक्सेस टू एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन का ये फायदा होता है कि आप कहीं पर भी बैठकर कैसे भी कहीं से भी अपनी एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन की एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए कहीं दूर नहीं जा पाते, तो उनके लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्यूटरी बॉडीज, यानी कि संविधिक निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला तो है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और दूसरा है एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ना ये क्वेश्चन को उल्टा घुमा करके भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या फिर नहीं है? तो यही चीजें होती हैं, तभी मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के कैसे पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स एड्रेस द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम? सो ये है रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो कि 1965 में आया था। सर्गेंट रिपोर्ट भी पढ़कर जाइएगा, हाँ तो कमीशन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि कम टाइम है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है ये चीजें तो रिवीजन जरूर कीजिएगा, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है अभी तक तो आपको फिर जाने की भी आई थिंक जरूरत नहीं है, पीवाई यूज कर लीजिए, काफी होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग?
नीति आयोग के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है? सो ये क्या है, ये ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये संवैधानिक निकाय है, और ना ही ये एक वैधानिक निकाय है। और दूसरा है, इट इज अ थिंक टैंक, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से ही पता चल रहा है या तो ए और बी दोनों ऑप्शंस होते या फिर सी होता, ये एक साथ नहीं हो सकते थे कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर 2022 में पूछा गया था, पुअर एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज ड्यू टू। सो ऐतिहासिक शोध जो होता है उसमें खराब विश्लेषण का एक कारण क्या है, ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है मैं बता देती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको हायर एजुकेशन में भी कंसिडर किया जा सकता है। आंसर आप इसका यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following establishes the Central Hindu Girls School at Banaras with the objective of imparting Western education of girls? So इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनी बेसंत। ठीक है, which of the following statements are correct about National Advisory Council? So NAC के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है NAC, एक होता है NAAC। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी हम NAC की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम NAAC की बात करेंगे। ठीक है, ये एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। ओके, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है जिसमें कि टोटल 14 मेंबर्स होते हैं, एंड इन 14 मेंबर्स को कौन चूज करता है? ये प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, वो इसको सेलेक्ट करते हैं। एंड इन 14 मेंबर्स के पैनल में कौन कौन होते हैं? इसमें सिविल सोसाइटी पीपल भी आपको मिलेंगे, अकेडमिशियंस में मिलेंगे, अटर्नीज भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। इन सबको मिला करके ये मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, एंड इनका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट जितने भी लॉज बनाती है, ठीक है, जितने भी लॉज गवर्नमेंट क्रिएट करती है उनको कैसे असिस्ट करना है, उनको कैसे हैंडल और मैनेज करना है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो नेशनल एडवाइजरी बॉडी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते। इट फैसिलिटेट्स कांस्टेंट इंटरेक्शन विद लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। मैंने आपको बताया कि सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके साथ ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, सो ये करेक्ट आंसर है। इट प्रोवाइड पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव इनपुट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जितनी भी पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेटिव इनपुट्स हैं, विधायी इनपुट होते हैं, वो सब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें उनकी मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलेटरी बॉडीज विद इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD जो होता है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है? सो ऑप्शंस पर और करेक्ट आंसर पे जाने से पहले मैं आपको पूछ रही हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जिसको MHRD अभी तक हम बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इसका अभी नया नाम रख दिया गया है, तो इसका न्यू नेम क्या है? डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है UGC, AICTE और DEC। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम UGC की बात करें। UGC की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC नेट एग्जामिनेशन आपको पता है, उसमें UGC जो बोल रहे हैं वो यही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। उसके अलावा आता है AICTE। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनकी पूरी जानकारी के लिए AICTE, उनको पूरा हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की होती है। नेक्स्ट है DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता है। नेक्स्ट आ जाता है NUEPA। इसका मतलब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग।
एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ICSSR ये होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब देखो ये सारी फुल फॉर्म्स मैंने आपको बता दी, अपकमिंग एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं, आपको पता होगा, है ना? तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक इज व्हाट? सो सार्थक एक डिजिटल इनिशिएटिव है। इसमें पूछा गया है कि सार्थक क्या होता है। सार्थक इज इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर NEP 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसको सार्थक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किसने बनाया है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश जी जो है उन्होंने इसका ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क क्वेश्चन ऐसा है जो कि 100% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। सार्थक की फुल फॉर्म बताइए। सार्थक की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? सो नीति आयोग में जो नीति है NITI, नीति की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये दो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा है इट इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। ना तो ये संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। और लास्ट ऑप्शन है इट इज अ थिंक टैंक। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि ये एक थिंक टैंक होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। तो ये है क्या? तो ये है एक एडवाइजरी बॉडी। ये है एक एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, नॉट क्रिएटेड बाय एनी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भी बॉडी, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी चीजें लॉ ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता उसको एडवाइजरी बॉडी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके 4 मेन हेड्स होते हैं। 4 मेन हेड्स में से पहला हेड होता है डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, दूसरा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और चौथा है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो एग्जाम में जैसे यहाँ पर थिंक टैंक बोला गया है, हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में बोला जाए कि नॉलेज एंड इनोवेशन हब क्या नीति आयोग है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द, अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये बता दो मुझे कि अगर आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी असेसमेंट फॉलोड बाय NAC? ठीक है, सो NAC के द्वारा अनुसूचित गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कौन सा इनमें से मानदंड नहीं है? सो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं NAC की, NAAC। NAC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। इसमें क्या होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको ये असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के आगे आपने सुना होगा अक्रेडिटेड बाय NAC। कई यूनिवर्सिटीज को B+ रैंक मिलता है, कईयों को A+, ये जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज की, ये NAC हर साल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सो टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन होता है इसमें, कंसल्टेंसी और एक्सटेंशन भी चेक किया जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्सेज कैसे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, ये भी इसमें चेक किया जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये भी इसमें चेक की जाती है। सिर्फ इसमें शासन और नेतृत्व के बारे में नहीं ध्यान दिया जाता, इन पॉइंट्स को चेक यहाँ पर नहीं किया जाता। ओके, आपकी जो टीचिंग लर्निंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा रहा है, बच्चों की कितने लेवल पर प्लेसमेंट होती है, ये सब चीजें यहाँ पर चेक की जाती हैं। देखो फुल फॉर्म देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल
ऑफ एजुकेशन हैड स्पेशलाइज्ड करिकुलम। सो वैदिक पीरियड में क्या यूज किया जाता था, इसमें गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी, है ना। गुरुकुल शिक्षा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो वैदिक पीरियड में गुरुकुल शिक्षा जो दी जाती थी, उसमें क्या होता था, टीचर के घर पे जाकर के बच्चे रहते थे और वहीं पर टीचर उनको पढ़ाते थे। तो स्पेशलाइज्ड करिकुलम होता था जिसमें उनको फिलॉसफी, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, ये सब चीजें सिखाई जाती थी। मॉरल वैल्यूज, मॉरल लेसन्स यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते थे। स्क्रिप्चुअल सिखाई जाती थी, वैदिक लिटरेचर सिखाया जाता था, वेदों पुराणों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट स्कूल लेवल इन इंडिया। सो स्कूल लेवल की एजुकेशन जो है इंडिया में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है स्टार्स। ठीक है, हिंदी में इसको सितारे नहीं कहा जाता, स्टार्स ही कहा जाता है। ओके, स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्टिंग फॉर स्टेट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फुल फॉर्म, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है जिसको कि 2020 अक्टूबर 2020 में अप्रूव कर दिया गया था एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर नहीं है। तो बिल्कुल ये एक ऐसी ही स्कीम है। इसको 6 इंडियन स्टेट्स में यूज किया जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और अ, राजस्थान में है, और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंदर इसको कंसिडर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन वर। सो कोठारी कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी, जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ एडवांसमेंट सेंटर्स इन मेजर यूनिवर्सिटीज। जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कोर्सेज को और बढ़ावा देना, उसमें और सेंटर्स को और पॉइंट्स को इंक्लूड करना इसके अंदर आता था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 6 मेजर यूनिवर्सिटीज, यानी कि 6 और बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, ये भी कोठारी कमीशन में कहा गया था। इंप्रूविंग क्वालिटी एंड कंटेंट ऑफ लेक्चरिंग, यानी कि व्याख्यान की गुणवत्ता और सामग्री में सुधार लाना भी इसमें कहा गया था। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने ज्यादातर फोकस इस चीज पर किया था कि जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जैसे कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश में रहते हो वहां की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, आप लोग महाराष्ट्र में रहते हो वहां की कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए। खास करके 1 से कक्षा 5 तक तो जरूर पढ़ाया जाए। ठीक है, संस्कृत पे बच्चों को कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत हमारी एक देश की बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, जिसके बारे में बच्चों को आगे आने वाले समय में ज्ञान नहीं होगा, अभी भी नहीं है। बहुत सारे आप भी जो वीडियोस देख रहे हैं आपको भी संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा। तो कोठारी कमीशन में यही बोला है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश हो गई, मेजर फोकस उन लैंग्वेजेस पे रहना चाहिए। विमेन एजुकेशन पर यहाँ पर ध्यान देने को कहा गया था। ओके, The country which has the highest number of higher education institution is, so इंडिया में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। 2021 जुलाई में एक एनालिसिस हुआ था जिसमें इंडिया में 5288 यूनिवर्सिटीज हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बाकी की डिटेल्स जैसे आपके डेटा के लिए हैं, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि इंडिया ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कोऑर्डिनेशन and determination of standards in institutions of higher education or research और scientific and technical institutions। so इसमें है एंट्री नंबर 66। so coordination और determination जो भी है institutions के standard की, ठीक है, उनके education की, research की, scientific और technical institutions की, वो सारी एंट्री नंबर 66 के अंदर ही आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो हायर एजुकेशन जितने भी 63 से लेकर 66 तक है ना, ये सारे ही वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि हायर एजुकेशन के सिस्टम को डील करते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके अंदर अलग अलग चीजें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर all citizen in matters related to employment or appointment to any office under the state is assured by, so it is assured by article number 16।
So article number 14 to 18 Indian Constitution contain provision for right to equality. Right to equality article number 14 से 18 के बीच में आता है. The right to equality forms part of the basic structure of Indian Constitution which cannot be amended. It is one of the 6 fundamental rights which is provided to citizen of India by the Constitution. So 6 fundamental rights में से एक बहुत important right ये भी है, राइट टू इक्वालिटी, की सबको एक बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. सो करेक्ट आंसर है टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन. किसी भी राज्य संस्थान की ओवरऑल जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना. एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, एक अच्छे पर्याप्त और सुनिश्चित जो शिक्षक है वो वहां पर होने चाहिए. और तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस. जो अभी तक के कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, स्वायत्त कॉलेजेस जो हैं, उनको अपग्रेड करके नए इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बनाना इसमें कहा गया है. Which of the following statements are correct about central universities? So central universities क्या होती हैं? They are established under Act of Parliament. आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है. तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एस्टेब्लिश की जाती हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये सिर्फ इसमें विजिटर की तरह काम कर सकते हैं. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स टू द एग्जीक्यूटिव. सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, उसके जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट में होती है. तो ये है ABC करेक्ट आंसर. The main role of UGC in higher education is to provide funds to universities. ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, जैसे कि काफी चीजें यहाँ पर ग्रांट करवाई जाती हैं, लेकिन मेजर जो है, मेन रोल जो है इन 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, टू प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज The culture and civilization of Tibet was built mainly through the writing of the scholars. So correct answer है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ इंडियन एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, जगादला, मिथिला. इनसे श्योर क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा. आप लोगों ने आई होप अभी तक, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है, आप लोगों ने आई होप ये सभी यूनिवर्सिटीज को पढ़ लिया होगा. कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता था, इनका मेजर फोकस किस चीज पर रहता था, क्या क्या सब्जेक्ट से. अगर आप सबने आई होप ये सब पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है अभी भी, तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए. मैं इस पे एक सेपरेट वीडियोज लेकर आऊंगी जिसमें ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि ये पॉइंट्स को कैसे याद रखना है. तो मुझे कमेंट करके लिख दीजिए कि यूनिवर्सिटीज पे वीडियो मैं बना दूं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड स्टडीज इन न्याय और लॉजिक वाज. सो इट वाज मिथिला यूनिवर्सिटी. देखो 4 यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पर भी हैं. ऑलरेडी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप मुझे जल्दी बता दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट इज, which of the following commission or committee in the post independent India has paid attention at all the levels of education? So levels, हर एक एजुकेशन के लेवल पर कोठारी कमीशन ने ध्यान दिया है. Identify the नीति आयोग 3-year action agenda items related to the field of higher education. ऑटोनॉमी डायरेक्ट आंसर पर ही जाती है. ऑटोनॉमी फॉर टॉप कॉलेजेस, शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता ये प्रोवाइड करवाता है. रिफॉर्म ऑफ द regulatory system and establishing 3 system of project and scholar specific research grants. Okay, next question है, assertion reason based. The purpose of higher education is to promote critical and creative thinking abilities among students. So higher education का यही मतलब है कि बच्चों में critical thinking, रचनात्मक सोच और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए. इसका कारण ये है कि these abilities ensure job placement, कि इन्हीं एबिलिटीज की वजह से डेफिनेटली बच्चे को जॉब मिल सकती है. सो करेक्ट आंसर क्या है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, अगर बच्चा क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग रखता है तो हायर एजुकेशन का रोल ये है, बिल्कुल सही है, जॉब्स
लेने में भी उसको इस टैलेंट की वजह से मदद मिलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हायर एजुकेशन अगर ये फैसिलिटी या एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है तभी बच्चे को जॉब प्लेसमेंट मिलेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट। Which of the following statements are correct about National Assessment and Accreditation Council? मतलब नैक की बात की गई है। ओके, देखो नैक के बारे में पहले भी क्वेश्चन था, अभी भी क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट्स नैक हो गया, यूजीसी हो गया, एआईसीटीई, रूसा, इनके बारे में सब कुछ पढ़कर जाइए। ठीक है, नैक एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है। It is tasked with responsibility of assessing and accrediting institution of higher education। ठीक है, तो ये इसके नाम से पता चल रहा है, असेसमेंट और क्रेडिट प्रोवाइड करवाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पर इनके पूछा है कि इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है एंड इट हैज रीजनल ऑफिसेस, यानी कि रीजनल छोटे छोटे जगह छोटे छोटे क्षेत्रों में भी इनके ऑफिस हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। अब मुझे बताइए कि नैक जो है, ये जो काउंसिल है, इनका हेड ऑफिस कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। Which of the following has been the basis for introduction of yoga in teacher training courses? So teacher training courses के अंदर योगा को इंट्रोड्यूस किया गया किसके अंदर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंदर। अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना NEP 2020, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या है? पहले यही पॉलिसी होती थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसका नाम था। 2020 में इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और इसमें नई चीजों को ऐड किया गया। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, 100% श्योर क्वेश्चन यहाँ से आता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो लाई हूँ, नहीं देखी है तो कमेंट कीजिए, मैं लिंक आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स। सो ये स्कीम है RMSA। RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीजें जरूर सुनी होगी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर उनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। NMEICT की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक राष्ट्रीय मिशन है। राष्ट्रीय मिशन है जिसमें कि वो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं एंड शिक्षा में ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी एजुकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं, कवर की जाती हैं। Which of the following emphasized that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigors, seriousness of purpose and of freedom essential for innovation and creativity? So correct answer है option number B, that is National Policy on Education 1986. Some of the most notable universities that evolved during the ancient period in India were situated at। भारत में प्राचीन काल में विकसित हुई कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम आपके सामने गिवन है। आपको बताना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कैटेगरी में आती हैं। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरी एंड नालंदा। 5 यूनिवर्सिटीज के नाम है। आई होप आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCDE। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी प्राचीन काल के दौरान की इंडियन फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि पहली है शारदा पीठ। ठीक है, पहली है शारदा पीठ, दूसरी है कश्मीर समस्त, तीसरी यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी विहारा, नेक्स्ट आ जाती है विक्रमपुर बिहारा। ठीक है, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कॉम्पिटेंसी लेवल 8 एज पर NSQF इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? तो अगर हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, सो वहां पर NSQF के अंडर अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्पिटेंसी लेवल 8 के अंदर माना जाता है तो वो कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो क्या वो डॉक्टरल डिग्री यानी कि PhD डिग्री के बराबर होगा, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री?
तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स NSQF लेवल 8 से लेकर के लेवल 10 के बीच में एनरोल होते हैं किसी भी मास्टर डिग्री के लिए या फिर किसी भी रिसर्च डिग्री के लिए, उनको जनरल लेवल पर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। करेक्ट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। Next question is statement based question है। in India increasing access to higher education has been constrained by low completion rates at secondary education stage। तो बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट बोली है कि भारत में जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस है उनकी बढ़ती पहुंच, यानी कि लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजीली पहुंच रहे हैं, उनकी ये इजीली एक्सेस जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षण के जो स्टेज है उन पर कम पूर्णता दर से बाधित हुए हैं। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है कि 2030 तक ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी क्लोज डाउन। सो इसकी वजह से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स जहां पर सभी तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 बिल्कुल फॉल्स है। 2030 तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर कभी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को बहुत से कोर्सेज का बेनिफिट मिलता है इनमें। करेक्ट? सो यूनिवर्सिटी, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज प्राइमरी गवर्निंग बॉडी, जो भी इस लेवल पर बेसिकली काम करती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय लो कंप्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेज। ये जो बोला गया है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यूजीसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। करेक्ट? एंड वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 की बात करें, सो इसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने मल्टीपल मेजरली फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने NEP के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इस पे सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which university in India was first to throw all university examinations open to girls? So कौन सी वो इंडियन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गर्ल्स के लिए बिल्कुल ओपनली करवाने वाली है? पंजाब यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल स्टूडेंट। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली इंडियन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने पहली फीमेल को एडमिशन दिलवाई थी? ऑप्शंस में से ही कोई करेक्ट आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देखो स्टूडेंट्स, NIRF जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसका जो भी हर साल का डेटा आता है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से हर एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि NRIF के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन या फिर लो कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCD ओनली। लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, ब्रॉड पैरामीटर्स को फोकस रखने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि है TRGOP। TRGOP, टी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, आर का मतलब होता है रिसर्च प्रोफेशनल्स। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए, आर से होता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, जो भी रिसर्च के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। जी से आ जाता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ओ से आ जाता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड पी से क्या आता है? परसेप्शन। पी फॉर परसेप्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है।
Next question is, in India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through what? So it is routed through, करेक्ट आंसर इज यूजीसी। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हायर एजुकेशन में जितने भी उसको क्रेडिट देना, उसको फंडिंग देना या उसको संभालने का जो भी काम होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर ही आता है। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिशन ऑन जनरल हायर एजुकेशन इज राउटेड थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ये किस एक्ट के अंदर आता है? ये अंडर सेक्शन 2F यूजीसी एक्ट के अंदर आता है। Next question is, according to current estimate, the gross enrollment ratio in higher education in India is around 27%, which is expected to be increased to how many percent by the end of 2035? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज और कुछ ईयर का एस्टिमेट लगाया जाता है, ये सब चीजें क्या होती है? आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर सुना होगा तो उन्होंने एजुकेशन को, स्पेशली हायर एजुकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं एंड उन्हीं इनिशिएटिव्स में उन्होंने कुछ एजेंडा सेट किए हैं, कुछ टारगेट सेट किए हैं कि 2023 तक हम अपनी एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाएंगे, 2030 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वहां तक पहुंच जाएगा। इस तरह से चीजों को डिवाइड किया जाता है। ओके, सो इसमें कितना बताया गया है? इसमें 50% का एक एवरेज ये मान करके चले हुए हैं, इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है। According to National Education Policy, Government of India envision increasing enrollment by 50%। इन्होंने ये बोला है कि 50% इंक्रीज 2035 तक जरूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्टेट in India to pass the GST legislation in assembly was? Important question है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असम। तो असम है ये, इसमें इन्होंने क्या किया? जो जीएसटी है, जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। कब इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी? ये आप लोगों के लिए, चलो स्टूडेंट्स, मैंने एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जीएसटी कौन से ईयर, कौन सी डेट को लागू किया गया था? ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट इंडिया में है असम, करेक्ट। एंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था? वो कंट्री है फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन? विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन? ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 डेज। तो फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो इसमें पार्लियामेंट को सिर्फ 75 डेज का टाइम दिया जाता है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो फाइनेंस बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर द राज्यसभा कैन रेकमेंड अमेंडमेंट्स टू द बिल। इस बिल की जितनी भी अमेंडमेंट्स है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यसभा दे सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी लोकसभा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? बाइकैमरल लेजिस्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? ओनली, इट हैज ओनली वन हाउस टू मेक अ लॉ। यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है जो कि लॉ बनाने में मदद करता है। ओके, तो इसी के साथ नेम्स ऑफ 6 स्टेट्स जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है। एक तो हमने मध्य प्रदेश बता दिया, उसके अलावा और क्या क्या है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोकसभा? लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 80। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ही याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री में
उच्च शिक्षा संस्थानों की नंबर सबसे ज्यादा है? करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। चाहे हायर एजुकेशन की बात करें और ओवरऑल बात करें तो इतने ही है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम लोग जुलाई 2021 की बात करते हैं, उसके बाद ये एनालिसिस अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई 2021 की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 5288 टोटल यूनिवर्सिटीज थी। ओके, next question is Uttar Pradesh University of Medical Sciences is situated at what? Etawah. Correct. Next question is which of the following entries of the Indian constitutions deal with coordination and determination of standards in institutions for higher education or research or scientific and technical institution? बिल्कुल basic question है। करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंट्री 66। ठीक है, एंट्री 66 आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसमें क्या पूछा है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं? तो वो होता है करेक्ट आंसर 12। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 80 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 80 के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSQF organizes qualification according to series of levels of what? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड सॉरी। ओके, सो ये तीन चीजें इसके अंदर आती है। एंड इसमें अगर टोटल लेवल्स की बात करें सो टोटल 10 लेवल्स होते हैं। ठीक है, हर एक लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन मेजर फोकस उनका नॉलेज, स्किल्स और एप्टीट्यूड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जो कि सबको इजीली समझ में आ जाता है एंड सब उसको एक्सेप्ट भी इजीली करते हैं, कोई डाउट नहीं होता? सो करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, जो कि कोडिफाइड और अनरिटन है, यानी कि इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। वो समय आने पर जरूरत के हिसाब से चीजें यहाँ पर बदली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया अटेन्ड celebrity as the seat of both Brahminical and Buddhist learning during the time of Siddha Nagarjuna? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका श्रीधन्य कटक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं समझना, डायरेक्ट एज इट इज इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी नेट पेपर 1 में ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो धर्म गांजा, श्रीधन्य कटक, ठीक है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम शायद आपने सिलेबस में भी नहीं देखे होंगे, बट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी सब टॉपिक के अंदर आती हैं। अब एनटीए उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि जरूर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। द टर्म हेरमेन्यूटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम? हेरमेन्यूटिक्स जो टर्म है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन 4 सब्जेक्ट डोमेन में से बिलोंग करते हो एंड पेपर 1 की तैयारी अभी कर रहे हो, आपको जरूर पता होगा, आपने जरूर सुना होगा कि ये है थियोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता होगा। करेक्ट, सो इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगाइए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक क्वेश्चन किसी एक सीरीज में एनटीए पूछ सकता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? तो गैर पारंपरिक अधिगम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? टीचर ओरिएंटेड होता है वो, यानी कि जो शिक्षक बोले, जो शिक्षक का मन है, जैसा वो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी की बात की गई है। कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑन कैंपस, यानी कि सिर्फ ये परिसर में ही, कॉलेज कैंपस में ही हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, C and D only. Okay, so I hope students ये concepts आपके clear हो चुके हैं। Next question is the curriculum construction in Indian education is mostly influenced by?
तो जो भी करिकुलम बनाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो किससे हम इन्फ्लुएंस होकर के बनाते हैं? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो भी हमारे संविधान में, आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी बड़ी पॉलिसी कमीशन इसको अपने एंड पर नहीं बनाता। वो हमेशा संविधान को ध्यान में रखते हुए ही चीजें या हमारे पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज, तुलनात्मक शिक्षा का क्या मेजर रोल होता है? करेक्ट आंसर इज अडेप्टिंग फिजिबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय साइंटिफिकली स्टडिंग दीज इन अदर रीजन्स। ठीक है, अपने प्रोग्राम्स को विजिबिलिटी एजुकेशन, फिजिबल एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से अगर पढ़ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इंडिया में एक ही लेवल की एजुकेशन अब दी जाएगी। ये भी एनईपी 2020 के अंडर काउंट किया गया है। The main problem for determining educational policy in India is that, so educational पॉलिसीज जो है इंडिया में, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पीपल विद हायर टेक्निकल एजुकेशन डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं मिलती। सीखने के लिए, अगर किसी को मान लीजिए पर्सन को बचपन से टेक्निकल नॉलेज बहुत है या किसी और चीज का नॉलेज बहुत है, उसको वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी उन्हीं स्किल्स को शोकेस कर सके एंड कुछ बड़ा बना सके। करेक्ट। In India, we are facing a problem of quantitative growth of higher education. So इसका best solution क्या है? इसका best solution है provide alternative opportunity for lifelong learning. सिर्फ अपना basic curriculum नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कि बच्चे को अगर नॉलेज है, स्किल्स है, वो आगे जा करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें कि जीवन भर उनको वो मदद हो। ऐसी एजुकेशन की यहाँ पर जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट फंड्स फॉर हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन को फंड्स कौन कौन देता है? देखो अभी हमने डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चंस ये आ गए थे। करेक्ट आंसर है यूजीसी, तो इसमें आना ही था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो भी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देती हैं, ताकि एजुकेशन अच्छे से हो सके, बच्चों को पूरी सुविधा, पूरी फैसिलिटीज मिल सके। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स आपने बिना चीटिंग किए इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए, अगर आपका स्कोर कम है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम कुछ नई स्ट्रेटेजीज, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और लेकर आएंगे, ताकि आप लोग इस कम समय में भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।